हेलो फ्रेंड्स। आज के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये हमारा एपिसोड दूसरा एपिसोड है डायबिटीज एंड हेल्दी लिविंग का, जिसमें हम देखेंगे कॉमन रिस्क फैक्टर्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था डायबिटीज को साइंटिफिकली किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, कौन से डायबिटीज के टाइप्स है, किस तरह से वर्ल्ड में डायबिटीज बढ़ रहा है, इंडिया में भी किस तरह से डायबिटीज बढ़ रहा है, क्यों इंडिया को डायबिटीज की राजधानी कहा जा रहा है, क्या होता है डायबिटीज होने के बाद, कौन से ऐसे डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस है, किस तरह से उनको साइंटिफिकली क्लासिफाई किया जाता है, वो डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस का आपके हेल्थ के ऊपर किस तरह से इफेक्ट होता है। इन सब चीजों को हमने ब्रीफली फर्स्ट एपिसोड में देखा था। जिन भी लोगों ने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके पहला एपिसोड देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम मेजर या फिर कॉमन रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे जो इंडियन पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको अगर आप अपने लाइफस्टाइल के थ्रू या फिर हेल्दी लिविंग के थ्रू अगर आप अवॉइड कर पाओ या फिर इनकी रिस्क कम कर पाओ तो डेफिनेटली आपको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम है। टाइप 2 डायबिटीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने फर्स्ट एपिसोड में भी बोला था लगभग 90% डायबिटीज के केसेस ये टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। और इंडिया में भी सबसे ज्यादा पेशेंट अगर पाए जाते हैं तो वो टाइप 2 डायबिटीज के हैं। और ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डायबिटीज है, इसलिए इसको ज्यादा सीरियसली लेना जरूरी है। उसी तरह से इसका हेरिडिटरी भी रिलेशन है। जिनके फैमिली में ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज है उनको या फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन में ये टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इसलिए इसके रिस्क फैक्टर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके रिस्क फैक्टर्स को समझते हो तो इनको आप अवॉइड कर सकते हो, और इनको अगर आप अवॉइड कर सकोगे तो डेफिनेटली आप ज्यादा से ज्यादा समय तक खुद को डायबिटीज से दूर रख पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड से, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट फैक्टर। पहला रिस्क फैक्टर वो है प्री डायबिटीज। अब ये प्री डायबिटीज एक्चुअली ये कंडीशन है। ये इनिशियली रिस्क फैक्टर की तरह कंसीडर नहीं किया जाता था, बट अब इसको रिस्क फैक्टर की तरह कंसीडर किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो लगभग आज के डेट पे हमारे यहाँ 77 मिलियन मतलब 7 से 8 करोड़ डायबिटिक के पेशेंट्स या डायबिटीज लोग हमारे देश में रह रहे हैं। तो आज के डेट पे जितने डायबिटिक के पेशेंट हमारे देश में है उतने ही लगभग 7 से 8 करोड़ हमारे यहाँ पे प्री डायबिटिक कंडीशंस के लोग हैं या फिर प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं। अब इनको पेशेंट्स नहीं कहा जाता है क्योंकि इनमें सिम्टम्स नहीं होते हैं डायबिटीज के, या फिर इनको डायबिटीज करे दिक्कतें नहीं होती है। पर ये एक कंडीशन है जिसमें आपको हिंट मिल जाती है कि आपको डायबिटीज होने की संभावना है। तो किसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं? तो डेफिनेटली इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज भी बोलते हैं या फिर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस भी बोलते हैं। जिनको भी प्री डायबिटीज है उनको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अगर इसको हम क्लासिफाई करने की कोशिश करें या फिर इसको डायग्नोज करने की कोशिश करें तो सिंपल तरीके से इसको डायग्नोज किया जाता है। वो है ब्लड शुगर लेवल से। अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल लेवल से थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको प्री डायबिटीज कहा जाता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में भी बोला था, अगर हम फास्टिंग शुगर लेवल की बात करें, मतलब जब आप बिना कुछ खाए जब आप ब्लड में शुगर मेजर करते हो, अगर वो शुगर आपकी 99 या फिर 100 से कम है तो उसको नॉर्मल कहा जाता है। बट वही फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आपकी 100 टू 125 mg पर डीएल है तो ये प्री डायबिटीज स्टेज में आता है। मतलब ये डायबिटिक तो नहीं है बट ये प्री डायबिटीज कंडीशन में है। जब आपकी ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 126 से ज्यादा आती है तब आपको डायबिटिक कहा जाता है या फिर आपको डायबिटीज है इस तरह से डायग्नोस किया जाता है। बट अगर आपकी शुगर 100 टू 125 के बीच में है तो आपको डायबिटीज तो नहीं है बट आपकी शुगर नॉर्मल लेवल से ज्यादा है। इसका मतलब आप प्री डायबिटिक बन चुके हो। अगर इसको हम और एक पैरामीटर से जज करते हैं वो है एच बी ए वन सी। अगर आपका एच बी ए वन सी 5.7 से लेस है तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। अगर वो 5.7 टू 6.4 तक अगर बढ़ चुका है तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में आते हो। और अगर आपका एच बी ए वन सी 6.5 से ज्यादा है तो आप कंफर्म डायबिटिक हो। तो इस केस में अगर आपका फाइव एच बी ए वन सी 5.7 टू 6.4 के बीच में है तो आपको डेफिनेटली प्री डायबिटिक कैटेगरी में आप आ चुके हो। तो आपको डायबिटिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर हम देखेंगे नंबर्स के हिसाब से इंडिया में तो ये यूथ में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। मैंने फर्स्ट एपिसोड में भी बोला था कि इंडिया में
बाकी के वर्ल्ड के हिसाब से लगभग 10 साल पहले हमारे यहाँ पे टाइप टू डायबिटीज के पेशेंट डायग्नोस हो रहे हैं। तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन जो है वो भी रिस्क फैक्टर बन चुका है हमारे यूथ में। अगर हम देखें तो लगभग 12 से 18 साल के अगर लड़के लड़कियां हैं, उनमें से 5 में से एक पर्सन को प्री डायबिटिक डायग्नोस होने के चांसेस आ चुके हैं। उसी तरह से अगर हम यूथ की बात करें, 19 ईयर से लेकर 34, 19 से लेकर 34 ईयर्स तक अगर हम यूथ की बात करें, तो उसमें से भी 4 लोगों में से एक व्यक्ति प्री डायबिटिक हो सकता है। और ये जनरली मेल मतलब पुरुषों में प्री डायबिटिक कंडीशन ज्यादा पाई जाती है, और जो जनरली जो ओबेस है, जो जिनका वेट बढ़ चुका है, उनमें भी प्री डायबिटिक कंडीशन ज्यादा पाई जाती है। तो डेफिनेटली जो प्री डायबिटिक कंडीशन है, ये जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं करवाओगे, प्री हेल्थ चेकअप नहीं करवाओगे, तब तक आपको ये डायग्नोस नहीं होगा, क्योंकि इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। और हमें आदत है, जब तक हमें कोई सिम्टम्स नहीं आते, जब तक हमें कोई परेशानी नहीं होती, तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। इसलिए लगभग 90% पीपल जो इंडिया में है, जो प्री डायबिटिक्स है, उनको पता ही नहीं है कि वो प्री डायबिटिक्स में है, क्योंकि वो टेस्ट नहीं करवाते। तो सिंपल ये टेस्ट आप करवा सकते हो, जिसमें आप खुद की ब्लड शुगर लेवल देख सकते हो, या फिर आपका HbA1c देख सकते हो। अगर वो प्री डायबिटिक कंडीशन में है, वो आपको वार्निंग साइन देता है, और ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन चुका है, क्योंकि इसकी वजह से आपको डेफिनेटली ये अंदाजा आता है कि आपको आगे जाके डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो डेफिनेटली जिसको भी प्री डायबिटीज है, उसकी टाइप 2 डायबिटीज की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए ये सबसे नंबर 1 पे फैक्टर आता है, और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और इसका एक ही सोल्यूशन है, आप रेगुलरली एटलीस्ट हर 6 महीने के बाद आपकी शुगर लेवल आप चेक कर सकते हो। हर 1 साल या 2 साल में आप, सॉरी, हर एक 6 महीने के बाद, या फिर साल में 2 बार आप HbA1c भी आप खुद का चेक कर सकते हो। तो ये प्री डायबिटीज रिस्क फैक्टर नंबर 1 बन चुका है। सेकंड रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो वो है ओबेसिटी, आपका वजन बढ़ना, वेट बढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि ओबेसिटी और डायबिटीज ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम के थ्रू। मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये एक क्लस्टर ऑफ कंडीशंस है, ये एक ग्रुप ऑफ कंडीशंस है, जिनकी वजह से आपको अलग 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 डिसीज मैकेनिज्म्स के थ्रू आपको हार्ट डिसीजेस की, या फिर स्ट्रोक की, या फिर डायबिटीज की रिस्क बढ़ जाती है। तो ये ऐसे कंडीशन है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये ऐसे डिसीज पाथवेज है या बीमारियों की मैकेनिज्म्स है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और जिनकी वजह से आपको हार्ट डिसीजेस या फिर स्ट्रोक या फिर डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसी तरह से ओबेसिटी ये भी डायबिटीज से कनेक्टेड है। वो आपको हाइपरलिपिडेमिया या फिर ब्लड प्रेशर के थ्रू ओबेसिटी के करती है, और इसकी वजह से जितने भी ओबेज लोग हैं, उनको डायबिटीज के ज्यादा चांसेस है। अगर हम स्टैट्स के हिसाब से देखें, तो लगभग जितने मोर देन 70% लोग जिनको डायबिटीज डायग्नोस हो चुका है, वो ओबेस है। तो आप इससे समझ सकते हो कि ओबेसिटी कितना बड़ा रिस्क फैक्टर बन चुका है। क्या होता है जब आप ओबेस बन जाते हो, जब आप फैट बन जाते हो, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में मसल सेल्स एंड फैट सेल्स बढ़ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो इंसुलिन आपके बॉडी में तैयार हो रहा है, जो पैनक्रियाज नाम का जो ऑर्गन है जो इंसुलिन तैयार करता है, और वो इंसुलिन काम करता है ब्लड की शुगर को कम करना। वो ब्लड में से शुगर को निकाल के हमारी कोशिकाओं में भेज देता है, और वो कोशिकाएं उस ग्लूकोज को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करती है, और बचे हुए ग्लूकोज को फिर फैट में कन्वर्ट करके उसको लीवर में या फिर फैट सेल्स में डिपॉजिट किया जाता है। तो इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो आपकी जो ब्लड में जो शुगर घूम रही है, उस शुगर को वो पकड़ के कोशिकाओं में शिफ्ट करती है। तो अगर इंसुलिन आपका तैयार तो हो रहा है, बट अगर बॉडी में वो इनसफिशिएंट अमाउंट में है, या फिर वो बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, या फिर आपकी बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही है, तो आपकी ब्लड की शुगर कम नहीं होगी। ब्लड की शुगर कम नहीं होगी, तो ब्लड में ये जो शुगर ज्यादा मात्रा में जो घूम रही है, वो आपका अलग अलग ऑर्गन को डैमेज करेगी। तो यही काम है इंसुलिन का, जो ब्लड से शुगर को कम करने का काम करता है। तो आपके जैसे ही आप ओबेस बन जाते हो, आपकी मसल्स एंड फैट सेल्स बढ़ती जाती है, और उस केस में आपका इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसी को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आपके बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, पैनक्रियाज को ऐसा लगता है कि मैं तो इंसुलिन दे रहा हूँ, बट फिर भी ब्लड शुगर लेवल कम नहीं हो रही है, इसका मतलब मैं कम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से पैनक्रियाज क्या करता है, ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगता है। बल्कि केस तो उल्टा था, इंसुलिन तो
तैयार है या इंसुलिन जो भी है बॉडी में वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि इंसुलिन कम पड़ रहा है, बट पैनक्रियाज को ऐसा लगता है कि अगर ब्लड शुगर लेवल कम हो रही है, इसका मतलब कम नहीं हो रही है, इसका मतलब इंसुलिन कम पड़ रहा है, इसलिए वो ज्यादा काम करने लगता है। ज्यादा काम करके वो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगता है और इसकी वजह से वो पैनक्रियाज थक जाता है। जैसे ही वो थक जाता है, उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म फेल हो जाता है। तो वो एक डेफिनेट अमाउंट में या इनफ जो जितना भी सफिशिएंट है उतनी मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, और इसी को हम बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, और उसकी वजह से फिर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल एबनॉर्मल लेवल में चला जाता है और उसमें शुगर बढ़ती जाती है, और उसकी उसी तरह उसी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी साइंटिफिक मैकेनिज्म है, जिसमें आपका वेट बढ़ने के बाद इस तरह से आप टाइप 2 डायबिटीज के लिए ससेप्टेबल हो जाते हो। जनरली हम वेट या फिर ओबेसिटी मेजर करते हैं बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई से। जैसे ही आपका बीएमआई 30 के आगे चला जाता है, आप ओबेस बन जाते हो। उसमें भी ओबेस 1, ओबेस 2, ओबेस 3 कैटेगरी आपको दी जाती है। तो 30 से 40 तक अगर आपका बीएमआई, तो आप ओबेस कैटेगरी में चले जाते हो। और जैसे ही आप ओबेस बन जाते हो, डेफिनेटली आपको टाइप 2 डायबिटीज की रिस्क बढ़ जाती है, और उसकी वजह से आपको किडनी या फिर नर्व्स या फिर आईज या फिर हार्ट डिसीजेस, इनके बीमारियों के प्रॉब्लम्स आपके बढ़ जाते हैं। तीसरा रिस्क फैक्टर अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली फिजिकल इनएक्टिविटी। ये ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, बट मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन चुका है। फिजिकल इनएक्टिविटी ये हमारे अभी लाइफस्टाइल या हमारी लाइफ की एक ऐसी घटना बन चुकी है कि जिसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का जॉब ही है कि जो एक जगह पे बैठ के किया जाता है। लाइफस्टाइल भी हमारी बहुत सेडेंटरी हो गई है, तो इसमें एक्सरसाइज ना करना हो या फिर हमारा खेलना कूदना बंद हो गया है। बहुत सारी चीजें हम बैठ के करना पसंद करते हैं, फिर वो मूवीज देखना हो, पिक्चर्स देखना हो, टेलीविजन देखना हो। काम भी हम बैठ के करना पसंद करते हैं, ऑफिस में भी बहुत जगह पे लोग बैठ के ही काम करते हैं, या फिर आराम करना हो। ये सभी चीजें हम बहुत ही फिजिकल इनएक्टिव होते जा रहे हैं इन सभी चीजों की वजह से, और उसकी वजह से हमारा वजन बढ़ता जाता है। तो डेफिनेटली ये फैक्टर अल्टीमेटली आपको ओबेस बना रहा है। तो जैसे ही आप ओबेस बन जाते हो, तो हमने देखा था कि ओबेसिटी ये मेजर फैक्टर बन चुका है टाइप 2 डायबिटीज के लिए, और फिजिकल इनएक्टिविटी ये रिस्क फैक्टर ऐसा है कि जो आपको ओबेस बनाता है। जैसे ही आपका वजन 1 किलो से 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है, आपको टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना 9% से बढ़ जाती है। तो आपको इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। तो फिजिकल इनएक्टिव रहना, एक्सरसाइज ना करना, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो इसको अगर आपको दूर करना है, तो फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए आपको। जितना ज्यादा आप फिजिकली एक्टिव रहोगे, आपका वजन या फिर आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, आपके मसल सेल्स कंट्रोल में रहेंगे, वो ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे इंसुलिन की तरफ, और डेफिनेटली आप ब्लड की शुगर को कंट्रोल कर पाओगे। इसलिए इस रिस्क फैक्टर को भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए। चौथा रिस्क फैक्टर है, वो है हाइपरटेंशन। अब ये ऐसे रिस्क फैक्टर है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि मुर्गी पहले आए या अंडा पहले आए। तो ये इस तरह के रिस्क फैक्टर है जो किसकी वजह से, कौन से रिस्क फैक्टर की वजह से कौन से डिसीज हो रही है। जैसे कि हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, या वाइस वर्सा भी है, टाइप 2 डायबिटीज की वजह से आपको हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो ये एक दूसरे से मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरह के थ्रू कनेक्टेड है, क्योंकि ये डिसीज मैकेन कॉमन डिसीज मैकेनिज्म्स को एक दूसरे के थ्रू शेयर करते हैं। जैसे कि इन्फ्लेमेशन हो, ओबेसिटी हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, ये सब हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज में कॉमन पाथवेज की तरह कनेक्टेड है। अगर हम इनकी रिस्क फैक्टर्स की बात करें, तो ओबेसिटी है, एक्सेस वेट है, बॉडी फैट है, अनहेल्दी डाइट है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, पुअर स्लीप हैबिट्स है, टोबैको यूज है, हमारा एज बढ़ना हो, या फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, ये सभी रिस्क फैक्टर्स हाइपरटेंशन में भी पाए जाते हैं। उसी तरह से ये सभी रिस्क फैक्टर्स हमारे डायबिटीज में भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए अगर जो व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जिन व्यक्तियों को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, उन व्यक्तियों को टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को टाइप 2 डायबिटीज को भी सीरियसली लेना चाहिए, और उनको अपनी लाइफस्टाइल में या फिर उनके लिविंग स्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, ताकि उनको डायबिटीज ना हो। अगला फैक्टर भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम से कनेक्टेड है, वो है एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स या लिपिड लेवल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो डेफिनेटली इसको हम 3 कैटेगरी में डायग्नोस करते हैं। जनरली जनरली टोटल कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है, फिर उसमें हम एचडीएल देखते हैं। एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, तो इसकी लेवल हाई होनी चाहिए। उसके बाद एलडीएल,
जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो एलडीएल हमारा कम होना चाहिए, और उसके साथ साथ हम ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी देखते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी कम होने चाहिए। अगर ये वैल्यूज अगर नॉर्मल रेंज से बाहर जा चुकी है तो इसको हम एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कहते हैं। तो नॉर्मल लेवल्स क्या है? टोटल कोलेस्ट्रॉल जनरली 200 से नीचे होना चाहिए। आपकी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये 130 130 के नीचे होनी चाहिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ये आपकी 50 के आसपास होनी चाहिए। तो ये आपकी नॉर्मल रेंजेस है। अगर इससे आप डेविएट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपकी टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से 240 तक जा चुकी है, आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 130 से 160 तक जा चुका है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका 40 तक नीचे आ चुका है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ये बॉर्डर लाइन हाई है। इसका मतलब आप वो सेंस हाई लेवल तक जा रहे हो, और ये आपको एक हिंट देता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल अभी हाई लेवल में जाने वाला है। अगर हम हाई कोलेस्ट्रॉल की बात करें, तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 240 से ज्यादा है, आपका एलडीएल 160 से ज्यादा है, और आपका एचडीएल अगर 40 से कम है, तो डेफिनेटली आप हाई कोलेस्ट्रॉल कैटेगरी में आते हो। जैसे ही आप हाई कोलेस्ट्रॉल कैटेगरी में आते हो, आपकी टाइप 2 डायबिटीज की रिस्क बढ़ जाती है, और उसका एक ही कारण है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी तैयार करता है। और कुछ साइंटिफिक स्टडीज में ये भी पाया गया है कि एक्सेस सेलुलर कोलेस्ट्रॉल, ये आप जो पैनक्रियाज है, जो सेल्स इंसुलिन बनाती है, उनको डिसफंक्शन करने के लिए और उनके डिसफंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल पाया गया है। तो बहुत सारे रिसर्चर्स ये मानते हैं कि एलडीएल लेवल या फिर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये कहीं ना कहीं डायबिटीज के रिस्क से एसोसिएटेड है, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये ऐसी कंडीशंस है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और आपको वो हार्ट की बीमारी देती है, स्ट्रोक देती है, और डायबिटीज देते हैं। तो इस फैक्टर को भी आपको सीरियसली लेना चाहिए, और आपको प्री हेल्थ चेकअप के थ्रू हर 6 महीने में एटलीस्ट, या फिर हर 1 साल में आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक करना पड़ेगा। और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई है, तो आपको अपने डाइट के थ्रू उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगला फैक्टर हम देखते हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जिन फैमिलीज में ऑलरेडी डायबिटीज के पेशेंट्स है, उन फैमिली के नेक्स्ट जनरेशन को डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अगर हम अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के स्टैटिस्टिक्स देखें, तो ऐसे व्यक्ति जिनके फैमिली में से या जिनके पेरेंट में से एक पेरेंट को डायबिटीज है, और उसका डायबिटीज अगर 50 एज से पहले डायग्नोस हो चुका है, तो ऐसे 7 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज होने के चांसेस है। उसी तरह से ऐसे व्यक्ति जिनके एक पेरेंट्स को डायबिटीज हो चुका है और वो 50 साल के बाद हो चुका है, तो ऐसे 13 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज होने के चांसेस है। उसी तरह से अगर ऐसे व्यक्ति जिनके दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, तो उस केस में उनके ऐसे दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति को डेफिनेटली, मतलब 50% चांसेस है उसको भी टाइप 2 डायबिटीज होने वाला है। अगर आप ऐसे मेंबर्स को जिनके फैमिली में ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स है, उनको तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। और वो अगर बाकी फैक्टर्स के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, जैसे कि वो अनहेल्दी डाइट लेते रहेंगे, या फिर उनकी ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, सेंट्रल ओबेसिटी उनको एक रिस्क फैक्टर बनता जा रहा है, तो उनका डायबिटीज बहुत जल्दी आने वाला है। तो इनको भी बाकी फैक्टर्स के ऊपर भी इन व्यक्तियों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो ससेप्टिबल है, उनको फैमिली हिस्ट्री है, और वो उनका जैसी एज बढ़ेगा, जैसे या फिर वो फिजिकली इनएक्टिव होते जाएंगे, या फिर उनकी सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ेगी, वो बहुत जल्दी टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर अगर हम देखेंगे, तो एज है। इसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इनरिस्पेक्टिव ऑफ अदर फैक्टर्स, कोई भी बाकी के फैक्टर छोड़ के, जैसे ही आपका एज बढ़ जाता है, आप डायबिटीज 2 के लिए ससेप्टिबल बन जाते हो। और जनरली 45 ईयर ये एज माना गया है पूरे वर्ल्ड में, या डब्ल्यूएचओ भी ये बोलता है कि 45 एज के बाद आपके डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ सकता है, या फिर आपके एज के हिसाब से इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, या यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, या फिर पैनक्रियाज में कुछ डिसफंक्शन आ रहा है। बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये सब इफेक्ट्स होते हैं। और जैसे ही आपका एज बढ़ जाता है, आपका डायबिटीज की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली 45 एज के बाद हम सब लोगों को डेफिनेटली डायबिटीज को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, उसके सभी फैक्टर्स को सीरियसली लेना पड़ेगा, उनको अवॉइड करना पड़ेगा आपको। इसलिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको कंट्रोल डाइट लेना पड़ेगा, और बाकी के भी जो फैक्टर्स है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के फैक्टर्स है, उनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। इंडियंस को इससे भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 45 एज ये पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, बट अगर हम इंडियंस की बात करें, जो डायबिटीज की राजधानी इस तरह से रेफर किया जा रहा है,
हम इंडियंस में बाकी के कंट्रीज के मुकाबले लगभग 10 साल पहले हमारे यहाँ पे डायबिटीज हो रहा है लोगों को। जैसे कि 45 एज है तो हमारे यहाँ 35 एज में भी लोगों को डायबिटीज हो रहा है। और हम प्री डायबिटीज की बात करें, मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था, हमारे यहाँ यूथ या फिर छोटे छोटे लड़के बच्चों को भी अभी डायबिटीज होने लगा है। हम 12 साल से 19 साल के यहाँ पे हमें लड़के लड़कियों को डायबिटीज हो रहा है। 19 से 34 के यूथ में भी हमें प्री डायबिटीज के केसेस मिल रहा है। यही प्री डायबिटीज आगे जाके डायबिटिक्स बन जाते हैं। तो इंडियंस में तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और हमें इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। अगला फैक्टर है वो फीमेल से रिलेटेड है, महिलाओं में से रिलेटेड है। महिलाओं में जो पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो ऐसे केसेस या फिर ऐसे महिलाएं जिसको जिनको पीसीओएस है, वो उन महिलाओं में भी टाइप टू डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। तो पीसीओएस की अगर बात करें तो जनरली ये 10 महिलाओं में से एक महिला में पाया जाता है, बट अभी रिसेंटली अगर स्टैट्स देखेंगे तो इंडिया में वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इंडिया में हर 5 महिला में से एक महिला को पीसीओएस है। पीसीओएस के बारे में मैं अगली सीरीज नई सीरीज बनाऊंगा, उसमें हम पीसीओएस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जिन महिलाओं को पीसीओएस है उनको टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया गया है और वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए भी ससेप्टेबल होती है। तो ऐसे लगभग 50% महिलाएं जिनको पीसीओएस है उनको टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो जिन महिलाओं को पीसीओएस की प्रॉब्लम है उन महिलाओं को डेफिनेटली टाइप 2 डायबिटीज के लिए प्रिकॉशन या अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अगला फैक्टर अगर हम देखेंगे वो भी महिलाओं के रिलेटेड है, वो है जेस्टेशनल डायबिटीज। हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि 3 टाइप के डायबिटीज होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। ये टेम्पररी डायबिटीज है जो प्रेगनेंसी के थ्रू होता है। सो प्रेगनेंसी के वक्त कुछ महिलाओं में ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें उन प्रेगनेंसी के दिनों में उन महिलाओं में इंसुलिन ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता है। उसकी वजह से उनके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ती जाती है, बट उसको कंट्रोल किया जाता है और उनको नॉर्मल भी किया जाता है। तो इस हिस्ट्री को कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। तो जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी के वक्त जेस्टेशनल डायबिटीज की हिस्ट्री रह चुकी है, वही महिलाओं में से आधे महिलाओं को आगे जाके फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए जिनको प्रेगनेंसी के वक्त जेस्टेशनल डायबिटीज रह चुका है। इन महिलाओं को ज्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनको भी आगे जाके फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। तो ये थे सभी 9 इंपॉर्टेंट या फिर कॉमन डायबिटिक्स के रिस्क फैक्टर जो इंडिया में पाए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आज का एपिसोड ये रिस्क फैक्टर्स के ऊपर था, और आज का एपिसोड इसीलिए बनाया गया है कि ताकि आप इस रिस्क फैक्टर्स को समझो, इनके साइंटिफिक रीजंस को समझो। जब तक आप इस रिस्क फैक्टर को समझोगे नहीं, तब तक आप इसको अवॉइड नहीं करोगे। इसके लिए अवॉइड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, आपके लिविंग को हेल्दी लिविंग में कन्वर्ट करना है। जितने ज्यादा आप इन रिस्क फैक्टर्स को दूर रखोगे, उतने ज्यादा समय तक आप खुद को डायबिटीज 2 से बचा पाओगे। और इनसे ज्यादा अगर आप दूर नहीं रह पाओगे तो उतने ही जल्दी आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा। तो इसी साइंटिफिक नॉलेज को आप पावर की तरह यूज कीजिए, और अपने आप को या फिर जितने भी यूथ है इंडिया के, उनको भी ये एपिसोड देखना चाहिए, उनको भी खुद को टाइप 2 डायबिटीज से दूर रखना चाहिए, इन रिस्क फैक्टर्स को साइंटिफिकली समझना चाहिए। उसी तरह से प्री डायबिटिक्स कंडीशन के लिए उनको प्री हेल्थ चेकअप करना बहुत जरूरी है। हर 6 महीने में आपका ब्लड शुगर लेवल या फिर HbA1c खुद को चेक करना बहुत जरूरी है। इस तरह से नॉलेज से आप खुद को डायबिटीज से प्रिवेंट कर सकते हो, या फिर आपका डायबिटीज है आप थोड़ा दूर लेके जा सकते हो। तो इसी मैसेज के साथ मैं आज का ये एपिसोड खत्म करता हूँ। आपको अगर आज का ये एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। अगर टाइप 2 डायबिटीज हो भी जाता है तो उसके साथ भी हेल्दी लिविंग कैसे जी सकते हैं, तो अगले एपिसोड में मैं आप सभी का इंतजार करूंगा। थैंक यू वेरी मच।